नमस्कार। P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने देखा कि इस देश में लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं और जहां तक ओपिनियन लोगों की है उसके हिसाब से गवर्नमेंट रिपीट हो रही है। बस प्रश्न ये उठता है कि क्या बीजेपी 303 मेंटेन कर पाएगी और एनडीए 350 से ऊपर जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। केवल इसी की चर्चा होती है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि गवर्नमेंट तो इन्हीं लोगों ने बनानी है। इंडी गठबंधन गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दो तीन कयास लगाए जा रहे हैं कि निश्चित रूप से कुछ लोग उछालते हैं कि बीजेपी जो है अपने आप के दम में समर्थन नहीं जुटा पाएगी, 272 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये संभावना कुछ कम है, लेकिन यदि संभावना भी बनती है तो एनडीए के जो समर्थक दल हैं वो निश्चित रूप से एकजुट दल हैं उनके, वो बार्गेनिंग मंत्रालयों में हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा तब महसूस होता है कि बीजेपी 272 से नीचे जा सकती है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ राज्यों में बीजेपी का नुकसान हो रहा है, खासकर उत्तर के राज्यों में। लेकिन कमोवेश ये स्थिति उसकी ये भी है कि बीजेपी ने साउथ में कुछ गेन किया है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी 272 से नीचे आएगी। मैं 303 की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे ये पूरा भरोसा है कि अगर लॉस भी होता है तो नेट इफेक्ट 20 या 25 सीट का हो सकता है, तो बीजेपी 280 के आसपास रह सकती है, यानी कि स्पष्ट बहुमत बीजेपी का होगा, जिससे कि एनडीए बार्गेनिंग, एनडीए के और सदस्य बार्गेनिंग या ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। ऐसा मेरा बिलीव है। अब दो चीज़ें इसके साथ 4 जून के बाद यहाँ पर प्रचारित होंगी। जो चुनाव की वजह से संगठनात्मक बातें हैं वो पोस्टपोन की जा चुकी हैं और कुछ प्रशासनिक निर्णय पोस्टपोन किए हुए हैं आचार संहिता की वजह से। वो 4 जून को इलेक्शन के बाद कुछ देश की राजनीति करवट लेगी और प्रशासनिक निर्णय तेजी पर आएंगे जो काफ़ी दिनों से रुके हुए हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले बीजेपी के संगठन में क्या हो सकता है, उसकी संभावना तलाशते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि बीजेपी के जो प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं मिस्टर जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल चुनाव तक के लिए बढ़ा दिया गया था, जहां तक मुझे याद है। अब सबसे पहला प्रश्न उठता है कि बीजेपी इस चुनाव के बाद कौन सा अध्यक्ष चुनने जा रही है, इस पर मंथन करते हैं आज। तो सक्सेना साहब जी, आपको जेपी नड्डा साहब के बारे में मालूम है कि उनका कार्यकाल चुनाव तक के लिए बढ़ा दिया गया था। बिल्कुल। अब जेपी नड्डा साहब आगे के लिए रिपीट होने की संभावना है या क्या कोई और नया सदस्य आ सकता है? नहीं, अगर सरकार बनती है और सरकार में जेपी नड्डा साहब की उपयोगिता है तब तो बदलाव होगा। अध्यक्ष और मंत्री नहीं, एक ही व्यक्ति रह सकता बीजेपी में। जेपी नड्डा एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं क्या? जी, जेपी नड्डा मिनिस्ट्री में इंक्लूड किए जा सकते हैं। नहीं, एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं क्या? मेरे ख्याल से नहीं लड़ रहे हैं, वो राज्यसभा के मेंबर हैं। पर इसके बावजूद जेपी नड्डा की मतलब आपका ये कहना है कि जेपी नड्डा आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, ऐसा कारण? हाँ, इसका कारण ये जेपी नड्डा की एक मंत्री के रूप में परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। मुझे जहाँ तक सवाल याद आ रहा है, और इन फाइटिंग बीजेपी में बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे के हिसाब से एक व्यक्ति दो बार 2 साल से 2 बार से नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से जेपी नड्डा का कार्यकाल एक बार बढ़ाया जा चुका है और उसके बाद भी एक चुनाव तक का कार्यकाल और बढ़ाया। और बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूशन में संगठनात्मक ढांचा बहुत विस्तृत है, इसमें आधारभूत बहुत चुनाव कराने तो जेपी नड्डा, ये तो तय है कि जेपी नड्डा अध्यक्ष नहीं रहेंगे। जी। तो आपको किस व्यक्ति का सुटेबिलिटी लगती है कि बीजेपी का अध्यक्ष बन सकता है? उसमें कौन कौन से लोगों पर विचार किया जा सकता है? क्योंकि हमेशा नरेंद्र मोदी चौंकाते रहे हैं, तो अमित शाह भी नहीं बन सकते? नहीं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का पहले के रूप में कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा था चौहान साहब का, और ही कैन लीड
काफ़ी संगठन पर उनकी पकड़ भी है, अच्छी है। आपको लगता है कि शिवराज सिंह शिवराज चौहान जी पर जी अमित शाह और मोदी विश्वास करेंगे अध्यक्ष पद नहीं, के लिए? बीजेपी के अध्यक्ष का इतना वो नहीं होता, उस पर विश्वास, उसे पार्टी पे विश्वास नहीं, करना होता है, पार्टी पे मेरे ख्याल विश्वास। से तो अध्यक्ष का जो पद है जी वो प्रधानमंत्री को भी हिला सकता है और मुख्यमंत्री किसी नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, को और भी हिला सकता है। लॉयल्टी में उनकी में कोई अंतर नहीं है, वो बहुत लॉयल आदमी है। लॉयल्टी और जी डिवोशन जी और जो है फॉलोइंग में फर्क होता है। यूकेशन में। हाँ, नहीं, और मेरे मेरे को ख्याल से मतलब जो जी अंडरस्टैंडिंग होती है। जी 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 बिल्कुल, आप तो ठीक कह रहे हैं। आपका विश्वास इस तरह से बनता है कि शिवराज सिंह चौहान को ये वादा किया गया है कि जी। उनको केंद्र की राजनीति में लाया जाएगा, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। केंद्रीय राजनीति में लाया जाएगा, उन्हें उम्मीद भी है, विश्वास भी है। हरियाणा से भी आ सकते हैं। हरियाणा वो बहुत अनुभवी आदमी है, और चाहे विपक्ष में आए बीजेपी, चाहे रूलिंग एक पार्टी नाम में उछला आए। था अन्नामलाई का। नहीं, ये बहुत पॉपुलर तमिलनाडु नाम की नहीं तरफ है, से। वो बहुत पॉपुलर। नायडू साहब का प्रयोग 2 बार हो चुका, वो फेल रहे हैं, उनका कोई योगदान पॉलिटिक्स में नहीं रहा। अल्टीमेटली उन्हें उपराष्ट्रपति बनाना पड़ा, और क्या उनका निर्मला सीतारमन? नहीं, शी इज कम्प्लीटली फेल। शी हैज कंप्लीटली विड्रॉन, आई फील। हाँ, वो ये तो आप इलेक्शन में नहीं लड़ रही है। शिष्ट नहीं, वो हाँ, उनका कोई ज़रूरत भी नहीं है, और वो कम्प्लीटली वो रेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, मुझे नजर आता है कि एक व्यक्तित्व ऐसा है जिस पर नरेंद्र मोदी का विश्वास सबसे ज्यादा है। जी, वो नाम है मनोहर लाल खट्टर का। मैं वही हरियाणा की कह रहा था, जी। खट्टर साहब का। तो मनोहर लाल खट्टर जी की अगर अभी कार्यप्रणाली देखें तो उनको वहां के हरियाणा की राजनीति से हटाया गया है। बिल्कुल हटाया गया। और मनोहर लाल खट्टर मेरे ख्याल से एमपी का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं 2 कारण बता जी, मनोहर लाल लड़ रहे एमपी हैं, का लड़ चुनाव रहे हैं, लड़ रहे हैं लड़ रहे हैं, हरियाणा से। लड़ रहे हैं जी। और मनोहर लाल खट्टर की एक विशेषता है कि वो मोदी साहब के साथ स्कूटर पर घूमते थे। इसके अलावा उनकी विश्वसनीयता और साथ साथ ईमानदारी के चर्चे पूरे देश में हैं। नहीं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हरियाणा का जो भी व्यक्ति होता है वो दिल्ली के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दिल्ली में जाने कब कितनी भीड़ की जरूरत पड़ जाए, भीड़ तंत्र को नियंत्रित करने का काम हरियाणा के लीडर करते रहे हैं पिछले 20 साल से जी। और ये खट्टर साहब के संगे पॉजिटिविटी, ये एक राजनीतिक बात आपने कही है जी। लेकिन जहां तक विश्वसनीयता का सवाल है, और देखिए अध्यक्ष पद एक ऐसा पद है जिसको कि प्रधानमंत्री को भी रेस्पेक्ट देना होता है। हाँ, पब्लिकली तो देना ही पड़ता है। मनोहर लाल खट्टर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मैं समझता हूँ, मुझे पूरा ध्यान नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के हम उम्र हैं या उनसे बड़े हैं या किस तरह की स्थिति है। अगर लेकिन मनोहर लाल खट्टर की पोजीशन देखें तो उनको पहले मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया जी। उसके बाद उनसे एमपी का चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात और हुई है कि मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पूरी संपत्ति जी दान कर दी है। हाँ, ये और उनकी ईमानदारी के हिसाब से और ट्रेनिंग के हिसाब से मोदी साहब के साथ एक ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहिए जो कि प्रधानमंत्री की योजनाओं को संगठनात्मक रूप से भी लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाए और लोगों को संभाल पाए। कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद की तो स्थिति होनी चाहिए। और खट्टर साहब एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जी जो कि पूरी रूप से समर्पित हैं पार्टी के लिए और मोदी जी के लिए। जी हाँ, तो मोदी जी चाहेंगे कि वो जब उनका तीसरा टर्म आए और उनको काफी कुछ कड़े निर्णय लेने हो, तो जिसमें संगठन में इनफाइट जो आपने बोला है, संगठन को संभालने के लिए एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व चाहिए जो मोदी जी की भावनाओं को और समझ सके, जिसमें अमित शाह को भी समझना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपसे जो आपने शिवराज सिंह चौहान के लिए कहा, तो मैं उनका रूप एक अलग पद के लिए देख रहा हूँ। जी बता। तो आज की राजनीतिक चर्चा में मैं आपको दोस्तों अपना विचार देना चाहता हूं कि आने वाले समय में बीजेपी के अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर हो सकते हैं। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण पद बनता है लोकसभा अध्यक्ष का। जी, लोकसभा अध्यक्ष यदि बीजेपी क्लियर कट मेजॉरिटी में है, 272 से ऊपर है और एनडीए 300 से ऊपर है जी, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष का पद एक महत्वपूर्ण आदमी, अनुभवी आदमी को देने के बाद राजनीतिक खतरे बहुत कम होंगे जी सत्ताधारी पार्टी के लिए अपने ही व्यक्तित्व से। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि 2 लोगों का केंद्र में इस तरह से
निस्तारण किया जाएगा, यानी कि उनको स्थापित किया जाएगा कि अनुभव के साथ साथ जो पार्टी के प्रति विश्वसनीयता बनी रहे जी, उस केस में मेरे मन में नजर आता है कि मनोहर लाल खट्टर आने वाले बीजेपी के अध्यक्ष हो सकते हैं और शिवराज सिंह चौहान आने वाली लोकसभा के अध्यक्ष हो सकते हैं। दोनों में वाइस वर्सा होने की भी संभावना कम है जी। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा अध्यक्ष बनाने में अमित शाह को ऐतराज हो सकता है, लेकिन मनोहर लाल खट्टर के लिए अमित शाह को ऐतराज नहीं होगा सक्सेना साहब, जो मुझे नजर आता है। नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जी, बीजेपी में सबसे बड़ी शॉर्ट गन है संबित पात्रा, जो जी। चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए चुनाव में नहीं बोल पाए। जी, अगर जीत आए तो मेरे ख्याल से मोस्ट सुटेबल पर्सन है स्पीकर पद के लिए। उन्हें काफ़ी कानूनी जानकारियाँ हैं, काफ़ी अच्छे उनके। आपने एक नाम ऐसा लिया है जो एक अप्रत्याशित सी घटना होगी, लेकिन वो अपने आप में अभी तक जनता के रूप में एक स्थापित राजनेता नहीं, प्रवक्ता तो माने जा सकते हैं। रविशंकर जी का ले सकते हैं आप दूसरा नाम। अच्छा, रविशंकर जी, आपके हिसाब से रविशंकर। हाँ, बाकी तो मेरे लीगल पॉइंट से क्योंकि देखिए जी, ऐसा है कि शिवराज सिंह चौहान को मैं इसलिए समझ रहा हूँ कि शिवराज सिंह चौहान को आप क्या समझते हैं कि गृह मंत्री बनाया जा सकता है या वित्त मंत्री बनाया जा सकता है या किसी बड़े केंद्रीय पद? देखिए क्या शिवराज सिंह चौहान रक्षा मंत्री बन सकते हैं, तो राजनाथ सिंह का क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूँ, शिवराज सिंह चौहान साहब को मिनिस्ट्री में दाखिला बहुत मुश्किल है राजनीतिक समीकरणों से। तो ऐसी पार्टी के अध्यक्ष वगैरह पद पे ही उनकी ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष पद एक ऐसा पद है जिसमें संगठनात्मक कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, केवल संसद को चलाने के लिए कार्रवाई में और सरकार की मंशा को इम्प्लीमेंट करने में प्रश्नकाल में या इमरजेंसी में अध्यक्ष का उपयोग होता है। ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के लिए एक निष्ठावान सिपाही साबित होंगे। आपने देखा था कि पिछली बार एक आदमी को अध्यक्ष बनाया गया, ओम बिरला जी को, वो उनका इस बार कोटा में काफ़ी विरोध हुआ है उनके लिए, और लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उनके लिए कोई रिपीटेशन होगा। और चूंकि शिवराज सिंह चौहान को केंद्र की राजनीति में लाने की बात है, तो एक मुख्यमंत्री पद का आदमी यदि मंत्री बन सकता है, केंद्रीय मंत्री, तो मुझे नहीं लगता कि उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा। उनको हाँ, ये संभावना वाइस वर्सा हो सकती है खट्टर साहब और शिवराज सिंह चौहान में, लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है कि शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा अध्यक्ष पद देकर उनका कद बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद से आकर केंद्रीय मंत्री पद पर रहना और एक ऐसे मुख्यमंत्री के द्वारा जिसने एक इतनी बड़ी जीत दिलवाई और उसको एक केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए, तो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री के कंपैरिजन में केंद्रीय मंत्री पद उनके लिए छोटा होगा। ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष एक रिस्पेक्टेबल पद होता है जिसमें सारे लोग उसको नवाजते हैं, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, और उनको अध्यक्ष को ही एड्रेस करके प्रधानमंत्री तक बोलते हैं और अध्यक्ष महोदय करके संबोधित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान को इससे ज़्यादा बड़ा पद नहीं दिया जा सकता और इससे उनका एक रिस्पेक्ट बनेगा। तो दोस्तों, मुझे ऐसा नज़र आता है कि बीजेपी के अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर और लोकसभा के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, बशर्ते कि बीजेपी की सीट्स जो है बहुमत से ऊपर होंगी। 272 से यदि ऊपर होंगी तो बीजेपी के ये दोनों व्यक्ति अपने इन्हीं पदों पर सुशोभित होते नजर आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आइए आप लोग भी अपना राय दीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपके सामने कोई और व्यक्तित्व नज़र आता हो? वैसे तो मोदी जी हमेशा चौंकाते रहे हैं किसी नए नाम से, लेकिन मुझे लगता है इस बार मोदी जी ने पहले से ही काफ़ी लोगों को प्रॉमिस कर दिया है। जब चौंकाया गया है तो खट्टर को भी अगर हरियाणा से हटाया गया है तो उसमें मैं समझता हूँ मोदी जी का चौंकाने वाला ये स्थिति हो सकती है। और शिवराज सिंह चौहान को इतने प्रचंड बहुमत के बाद मुख्यमंत्री ना बनाना और एमपी के अभी जो प्रेजेंट के मुख्यमंत्री हैं उनका परफॉर्मेंस सही ना होना, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये भी हालांकि एक सेटबैक लग सकता है बीजेपी को, लेकिन ये कहीं भी संभावना नहीं लगती है कि शिवराज सिंह चौहान को वापस मुख्यमंत्री बना दिया जाए। शिवराज सिंह चौहान जब प्रदेश की राजनीति से विड्रॉ कर लिए गए हैं और उनको चुनाव लड़वाया जा रहा है तो निश्चित रूप से केंद्र में जाना है, लेकिन केंद्र में उनका पद जो उनके गरिमा के हिसाब से बनता है वो अध्यक्ष पद बनता है लोकसभा का। तो दोस्तों, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं
कृपया कमेंट करें और अपने इस कमेंट बॉक्स में हमारे इस चैनल को लाइक करें यदि हमारी आपको ये राय उचित नज़र आई है और लॉजिक नज़र आई है। जी धन्यवाद। जी।